पौडिस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि और मैं हूँ किरण। आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह तक जा रहे हैं जिसने भारत में ऑनलाइन दुनिया और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था में जैसे एक भूचाल सा ला दिया है। हाँ बिल्कुल। ये असली पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स पर सरकार का जो पूर्ण प्रतिबंध लगा है, ये फैसला देखो अचानक तो नहीं आया, लेकिन इसकी गंभीरता और इसके जो असर होंगे वो काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल शशि, सरकार ने ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 नाम का एक कानून बनाया है और इसे संसद के दोनों सदनों से मतलब लोकसभा और राज्यसभा से बड़ी तेजी से पास भी करवा लिया। राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। अच्छा, हाँ, अब बस वो औपचारिक घोषणा बाकी है कि ये कब से लागू होगा। तो फिर यहाँ बड़े सवाल खड़े होते हैं, है ना? क्या ये इतना सख्त कदम ये वाकई जरूरी था? सरकार क्यों लाई इसे? और शायद सबसे अहम कि भाई इस प्रतिबंध का उस गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या असर होगा जो हजारों करोड़ की बन चुकी है। उसमें जो लाखों लोग काम करते हैं उनका क्या होगा, और अपनी अर्थव्यवस्था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, ये तो है। क्या इससे वो जो लत लगने वाली बात है या धोखाधड़ी है, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी या ये कहीं और बढ़ जाएंगी? देखो, ये सवाल सुनने में जितने सीधे लगते हैं उतने हैं नहीं। इसमें कई परतें हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, कानूनी भी है, नैतिक भी। सही बात है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सभी पहलुओं को थोड़ा सरल तरीके से सामने रखें, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। ठीक है, तो चलो फिर इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये नया कानून असल में कहता क्या है? मतलब इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ एकदम साफ है। भारत में अब किसी भी तरह का ऑनलाइन गेम जिसमें असली पैसे का लेन देन होता है, उस पर पूरी तरह से पाबंदी। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह। और इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गेम किस्मत वाला है या स्किल मतलब कौशल वाला। अच्छा। मतलब ये कि ऐसी गेमिंग सर्विस देने वाली कोई भी ऐप या वेबसाइट वो अब भारत में कानूनी तौर पर काम नहीं कर पाएगी। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं, ड्रीम 11, गेम्स 24x7, हाँ, माई 11 सर्कल, रमी सर्कल वाले, हाँ वही, विंजो, एमपीएल, पोकरबाजी, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, अड्डा 52, ये सब मतलब जिन्हें करोड़ों लोग इस्तेमाल करते थे, हाँ, उन्हें भारत में अपने असली पैसे वाले गेम्स बंद करने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। ये सभी और इनके जैसे और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब असली पैसे वाले गेम्स ऑफर नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, सरकार ने ये साफ किया है कि वो ई स्पोर्ट्स मतलब जो पेशेवर वीडियो गेमिंग होती है जैसे पबजी या फीफा, या फिर सोशल गेम्स जैसे लूडो किंग, कैंडी क्रश जो बस मनोरंजन के लिए हैं, और एजुकेशनल गेम्स जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, उनको वो बढ़ावा देगी। अच्छा, तो वो चलते रहेंगे? हाँ, वो चलते रहेंगे। प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मनी गेम्स पर है। समझ गया। पर सरकार ने इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाया क्यों? उनके मुख्य तर्क क्या हैं इसके पीछे? देखो, सरकार का जो मुख्य तर्क है वो इन खेलों से जुड़ी गंभीर सामाजिक समस्याओं पर है। उनका कहना है कि ये ऑनलाइन मनी गेम्स वो बहुत तेजी से एक लत का रूप ले रहे थे। हाँ, ये तो सुनने में आया था काफी। और इसकी वजह से लोगों को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा था। कई परिवारों की तो जमा पूंजी खत्म हो गई और कुछ बहुत दुखद मामले भी सामने आए जहां लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। हाँ, मुझे याद है संसद में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ आंकड़े भी दिए थे। शायद कहा था कि करीब 45 करोड़ लोग। हाँ, 45 करोड़ लोग प्रभावित हैं और नुकसान का आंकड़ा भी बहुत बड़ा बताया था, शायद 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। 20,000 करोड़, बाप रे! ये आंकड़े तो वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल। और इसके अलावा सरकार ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों का भी हवाला दिया है। उनका कहना है कि कुछ मामलों में इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने में भी हो रहा था। अच्छा। हाँ, खासकर वो प्लेटफॉर्म्स जो विदेश मतलब ऑफशोर से चल रहे थे। ओके। तो सरकार का मानना था कि जो हमारे मौजूदा कानून हैं वो शायद इंटरनेट के इस दौर के हिसाब से काफी नहीं थे। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें इस नए कड़े कानून की जरूरत महसूस हुई। नागरिकों को बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है, ऐसा कहा गया। और ये कानून जहां तक मुझे पता है सिर्फ गेम खिलाने वाली कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा तो शायद काफी फैला हुआ है। हाँ हाँ, आपने सही समझा। इसका दायरा बहुत बड़ा रखा है। असली पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स देना या उसमें किसी भी तरह मदद करना वो तो बैन है ही, लेकिन इनका विज्ञापन करना भी अब गैर कानूनी होगा। अरे, विज्ञापन भी? मतलब टीवी, अखबार, ऐप, कहीं भी? कहीं भी।
अखबार, टीवी, ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि ईमेल या मैसेजिंग ऐप से भेजा गया विज्ञापन भी सब बैन है। और पैसों के लेन देन का क्या, जो बैंक या वॉलेट्स पेमेंट लेते देते थे इन गेम्स के लिए? वो भी दायरे में है। कानून कहता है कि अब कोई भी बैंक, डिजिटल वॉलेट या कोई और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म इन बैन हुए गेम्स से जुड़े पेमेंट को प्रोसेस नहीं कर सकता। अच्छा। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें भी कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा, उन पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो मतलब पूरी तरह से नकेल कसने की कोशिश है। अब इसे सख्ती से लागू कैसे करेंगे? कोई निगरानी व्यवस्था? और सजा क्या है? क्योंकि बिना सजा के डर के तो... हाँ बिल्कुल, कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार एक अथॉरिटी यानी प्राधिकरण बना सकती है या किसी मौजूदा संस्था को ये जिम्मेदारी दे सकती है। यही अथॉरिटी तय करेगी कि कोई खास गेम मनी गेम है या नहीं। ओके। और इस अथॉरिटी को पावर भी काफी दी गई हैं, जैसे वो गैर कानूनी समझी जाने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। अधिकारियों को ये अधिकार भी होगा कि वो शक होने पर बिना वारंट के तलाशी ले सकें, गिरफ्तारी कर सकें, चाहे वो कंपनी का ऑफिस हो, किसी का घर हो या फिर वेबसाइट सर्वर की जांच करनी हो। बिना वारंट के ये तो काफी कड़ी पावर है। और सजा, वो जानना बहुत जरूरी है, खासकर उन कंपनी और लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। सजा के प्रावधान वाकई काफी कड़े रखे गए हैं। देखो, अगर कोई कंपनी या व्यक्ति बैन के बावजूद ये गेम चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। 1 करोड़? हाँ। और जो लोग इन गेम्स का विज्ञापन करेंगे उन्हें 2 साल तक की कैद या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। विज्ञापन वालों पर भी? हाँ। और जो बैंक या पेमेंट गेटवे पेमेंट में मदद करेंगे उन्हें भी 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। बाप रे। और इतना ही नहीं, अगर कोई ये अपराध दोहराता है, मतलब दोबारा पकड़ा जाता है, तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो जाएंगी। 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। 5 साल और 2 करोड़? हाँ। और जो मुख्य अपराध है उन्हें संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, संज्ञेय और गैर जमानती? देखो, संज्ञेय का मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और गैर जमानती का मतलब है कि जमानत मिलना आसान नहीं होगा, वो अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। ओह, तो ये तो बहुत ही सीरियस बात है। लेकिन इसमें एक राहत की बात शायद ये है, जैसा सरकार ने भी कहा है, कि जो लोग खेलते थे यानी खिलाड़ी, प्लेयर्स, हाँ, उन्हें अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना जाएगा। सजा तो मेनली सर्विस देने वालों, विज्ञापन वालों और पेमेंट वालों के लिए है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, सरकार ने स्पष्ट किया है। चलो अब बात करते हैं कि इस पर इंडस्ट्री की क्या प्रतिक्रिया है, उनकी चिंताएं क्या हैं। जाहिर सी बात है, इस कानून से पूरे उद्योग में खलबली मची हुई है। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है कि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF जो है, उन्होंने सरकार को, शायद गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। हाँ, लिखी है। वो कह रहे हैं कि बैन के बजाय रेगुलेशन का रास्ता अपनाना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या लग रही है आपको? उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है, और ये काफी वाजिब भी लगती है, कि जब कानूनी प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे तो जो लोग ये गेम्स खेलना चाहते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो फिर अवैध और असुरक्षित ऑफशोर, मतलब विदेशी वेबसाइट्स और एप्स का रुख करेंगे। अब उन पर तो सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। सही बात है। ना खिलाड़ियों के पैसे की सुरक्षा होगी, ना वो भारतीय कानूनों को मानेंगे। तो समस्या शायद और बढ़ जाए। और आर्थिक असर? इंडस्ट्री तो कह रही है कि वो सरकार को हजारों करोड़ का टैक्स देती थी। हाँ, इंडस्ट्री का दावा है कि ये सेक्टर सरकार को सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देता था। अब इस सब का नुकसान होगा। और रेवेन्यू का आंकड़े भी तो थे, एक PwC रिपोर्ट थी शायद। हाँ, PwC रिपोर्ट का अनुमान था कि 2023 में सेक्टर का रेवेन्यू करीब 16,500 करोड़ रुपए था और 2028 तक इसके 26,500 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद थी। तो ये सारी ग्रोथ अब रुक जाएगी। बिल्कुल। और याद है पिछले साल अक्टूबर में जब इन गेम्स पर 28% GST लगाया था? हाँ, काफी हंगामा हुआ था उस पर। हाँ, तो उसके बाद के 6 महीनों में सरकार का GST कलेक्शन इस सेक्टर से 412% बढ़कर 6,909 करोड़ रुपए हो गया था। 412%। हाँ, अब सरकार को इस रेवेन्यू का भी नुकसान होगा। और निवेश जो बाहर से पैसा आया था इस सेक्टर में, वो भी एक बड़ा पहलू है। एक EY रिपोर्ट बताती है कि 2019-20 से दिसंबर 2023 के बीच करीब 22,931 करोड़ रुपए का विदेशी और घरेलू निवेश इस सेक्टर में आया था। बाप रे, काफी पैसा लगा हुआ था। हाँ,
अब इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध से निवेशकों का भरोसा हिल सकता है। ये एक तरह से पॉलिसी अनिश्चितता का भी संकेत देता है, जो आगे के निवेश के लिए अच्छा नहीं है। और इन सब आर्थिक आंकड़ों के पीछे जो मानवीय पहलू है, नौकरियां, उसका क्या? वो हमेशा सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है। बिल्कुल, और आंकड़े भी बड़े हैं। अनुमान है कि करीब 2 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां सीधे खतरे में हैं। 2 लाख? हाँ, और कुछ इंडस्ट्री के अंदर के लोग तो कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 3 लाख तक भी जा सकता है। जैसा आपने कहा, ड्रीम 11, MPL, गेम्स 24/7 जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने रियल मनी गेमिंग डिवीजन बंद करने या छोटे करने शुरू कर दिए हैं। हमने कुछ लोगों की कहानियां भी पढ़ी, कैसे मतलब रातों रात उनकी नौकरी चली गई, भविष्य अंधकार में हो गया। सौरव माथुर, स्मिता सिंह चंद्रा जैसे नाम। हाँ बिल्कुल। इन लोगों पर घर की जिम्मेदारियां हैं, EMI है, लोन है, बच्चों की फीस, बूढ़े माँ बाप। हाँ, ये मानवीय लागत वाकई बहुत भारी है। सोचिए, जिन लोगों ने सालों लगाकर इस खास सेक्टर में अपनी स्किल बनाई, अपनी पहचान बनाई, उनके लिए अचानक किसी दूसरे फील्ड में जाना कितना मुश्किल होगा। सही बात है। हालांकि कुछ कंपनियों मदद की कोशिश कर रही हैं। सुनने में आया है कि कुछ कंपनियां 3 महीने की एडवांस सैलरी दे रही हैं, कुछ उन्हें कंपनी के दूसरे डिवीजन में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये हर किसी के लिए या हर कंपनी के लिए संभव नहीं है। ये सारी बातें हमें सीधे उस बहस पर ले आती हैं जो सबसे ज्यादा हो रही, भाई रेगुलेशन बेहतर होता या ये बैन ही एकमात्र रास्ता था। जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनका मुख्य तर्क क्या है? आलोचक, जिनमें शशि थरूर जैसे सांसद हैं, कौशिक गौर जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनका मूल तर्क ये है कि देखो, इतिहास गवाह है, किसी चीज पर पूरी तरह बैन लगाना अक्सर काम नहीं करता। वो उस गतिविधि को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे अंडरग्राउंड कर देता है या देश के बाहर, मतलब ऑफशोर धकेल देता है। फिर उस पर नजर रखना और भी मुश्किल हो जाता है और समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ जाती हैं। तो वो क्या चाहते थे? उनका मानना है कि एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब नियम कानून का ढांचा बनाना चाहिए था, जिसमें खिलाड़ियों की पहचान के लिए KYC नियम हो, पैसों के लेन देन पर नजर रखी जाए और जो लोग जरूरत से ज्यादा खेल रहे हैं उन्हें रोका जाए। ये ज्यादा कारगर होता। मुझे याद है सरकार की अपनी थिंक टैंक नीति आयोग ने भी तो 2020 में कुछ ऐसा ही कहा था, लाइट टच रेगुलेशन जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, नीति आयोग ने लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सुझाव दिया था। आलोचक ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इतना बड़ा कानून लाने से पहले क्या इंडस्ट्री से ढंग से बात की गई? और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बार बार उठ रहा है वो ये है कि ये कानून स्किल वाले गेम्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी और किस्मत वाले गेम्स यानी जुआ के बीच कोई फर्क नहीं करता, जबकि अपनी अदालतें सुप्रीम कोर्ट तक पहले कई बार कह चुकी हैं कि स्किल वाले खेल जुआ नहीं है। हाँ, ये पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ा एक तर्क वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, खासकर FNO से तुलना करके दिया जा रहा है। हाँ, FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो तो काफी रिस्की माना जाता है। बिल्कुल, खुद सेबी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 3 साल में FNO में ट्रेड करने वाले 93% छोटे निवेशकों ने पैसा गंवाया है। कुल नुकसान 1.81 लाख करोड़ रुपए का। 93% और 1.81 लाख करोड़। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि अगर इतना रिस्की होने के बावजूद भी FNO कानूनी है, तो फिर स्किल वाले गेम्स पर पूरा बैन क्यों? ये सवाल तो बनता है। बिल्कुल, वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने पहले भी तो कोशिश की थी रेगुलेट करने की। 2021 में IT नियमों में बदलाव किए, फिर अप्रैल 2023 में वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज SRBs का प्रस्ताव लाए थे। हाँ, SRBs, पर वो तरीके कामयाब नहीं हुए। तो सवाल ये है कि अगर पहले रेगुलेशन फेल हो गया तो क्या अब बैन कामयाब होगा? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है ना, सरकार के तर्कों में भी तो वजन है। वो जो सामाजिक नुकसान की बात है, लत, परिवारों की बर्बादी, आत्महत्याएं, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। निश्चित रूप से उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रीय सुरक्षा वाली चिंताएं भी अपनी जगह जायज है, खासकर ऑफशोर प्लेटफॉर्म से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का खतरा वो वास्तविक है। सरकार का कहना है कि भाई नागरिकों का कल्याण और देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है, और वो ये भी कह रही है कि वो स्पोर्ट्स और दूसरे पॉजिटिव गेम्स को तो बढ़ावा दे ही रही है, बैन सिर्फ पैसे वाले गेम्स पर है। ये बहस दिखाती है कि भारत कैसे इस डिजिटल युग के मुश्किल नैतिक और आर्थिक सवालों से जूझ रहा है। मतलब क्या नागरिकों की सुरक्षा के लिए इनोवेशन को रोकना जरूरी है या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? बिल्कुल, और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब आगे क्या लगता है, क्या ये कानून कोर्ट में चैलेंज होगा? हाँ, इसकी तो पूरी उम्मीद है। खबरें भी यही कह रही हैं। ड्रीम 11, गेम्स क्राफ्ट, हेड डिजिटल वर्क्स जो एडा 52 चलाते हैं,
ये सब बड़ी कंपनियां तैयारी कर रही हैं ऐसे अदालतों में चुनौती देने की। ये चुनौती शायद अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स में दी जा सकती है। वो कोर्ट में क्या तर्क रख सकते हैं, मतलब किस आधार पर चैलेंज करेंगे? देखो, उनके वकीलों के पास कई तर्क होंगे। पहला तो वही कि ये कानून संविधान के आर्टिकल 19(1)(g जो व्यापार करने का मौलिक अधिकार देता है, उसका उल्लंघन है। दूसरा, ये आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने बराबरी के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि ये मनमाने ढंग से वर्गीकरण करता है, ऐसा वो कह सकते हैं। और तीसरा और शायद सबसे मजबूत, कि ये स्किल और किस्मत के खेल के बीच जो कानूनी फर्क है उसे नजरअंदाज करता है। जैसा हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्किल गेम्स को जुए से अलग माना है। तो कंपनियां शायद अकेले या फिर AIGF जैसे इंडस्ट्री ग्रुप्स के जरिए याचिकाएं डालेंगी, और उनकी पहली कोशिश होगी कि कोर्ट से इस कानून के लागू होने पर रोक लग जाए, मतलब स्टे ऑर्डर मिल जाए। तो मतलब ये मामला भी लंबा खिंच सकता है, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता यह अनिश्चितता बनी रहेगी। इस पूरे मामले में कुछ और भी पहलू हैं जिन पे शायद हमने कम बात की। कुछ और बातें भी हैं जो ध्यान देने लायक है। जैसे इस बैन से ठीक पहले अक्टूबर 2023 में वो 28% GST लगाया गया था। उसके बाद कई कंपनियों को GST चोरी के बड़े बड़े नोटिस मिले थे। उसने इंडस्ट्री को पहले ही मुश्किल में डाल दिया था। फिर वो अप्रैल 2023 वाले IT नियमों में बदलाव और SRB का प्रस्ताव जो ठीक से लागू ही नहीं हो पाया। वो भी था। और इसका असर सिर्फ गेमिंग कंपनियों पर ही नहीं पड़ेगा, है ना? वो विज्ञापन इंडस्ट्री, कंटेंट क्रिएटर्स, सेलिब्रिटीज जो एंडोर्स करते थे, बिल्कुल, उन सब पे असर पड़ेगा। उनकी कमाई का एक जरिया बंद हो जाएगा। और एक ट्रेंड ये भी दिख रहा है कि कुछ फाउंडर्स देश से बाहर जा रहे हैं। जैसे वो केविन मित्तल की रश कंपनी। उन्होंने अपना भारतीय ऑपरेशन बंद करके अमेरिका जाने का फैसला किया है। ये टैलेंट और इन्वेस्टमेंट का देश से बाहर जाना, जिसे ब्रेन ड्रेन या कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, उसका संकेत हो सकता है। और सबसे बड़ा खतरा तो उन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का है जो न KYC मानते हैं, न GST देते हैं। अब वो शायद भारतीय बाजार में जो खाली जगह बनी है उसे भरने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही पेचीदा, मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसके कई पहलू हैं और जिसके नतीजे शायद आने वाले वक्त में और साफ होंगे। अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो श्रोताओं के लिए मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से 5 मुख्य बातें हैं। पहली, भारत सरकार ने एक नए कानून से असली पैसे वाले सभी ऑनलाइन गेम्स पर पूरा बैन लगा दिया है, चाहे वो स्किल वाले हों या किस्मत वाले। ठीक है। दूसरी, सरकार का मकसद नागरिकों को पैसे के नुकसान, लत और दूसरी सामाजिक बुराइयों से बचाना है, और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को भी देखना है। तीसरी बात यह कि गेमिंग इंडस्ट्री इस बैन से बहुत मुश्किल में है। भारी आर्थिक नुकसान, बड़े पैमाने पर नौकरियों के जाने का डर है, और ये चिंता भी है कि खिलाड़ी अवैध और असुरक्षित प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं। चौथी, ये बैन बनाम रेगुलेशन की एक बड़ी बहस है। स्किल वाले खेलों को भी इसमें शामिल करने पर सवाल उठ रहे हैं, और सरकार के पिछले रेगुलेशन के प्रयास भी कामयाब नहीं हुए थे। और पांचवी, ये मामला अब लगभग तय है कि अदालतों में जाएगा, और कानूनी लड़ाई का जो नतीजा होगा वही इस इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा। ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नजर बनाए रखनी होगी। हम अपने सभी श्रोताओं से कहेंगे कि इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप सरकार के इस कदम से सहमत हैं या आपको लगता है रेगुलेशन बेहतर होता? जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी और विषय पर ऐसी ही गहराई से चर्चा करें तो अपने सुझाव भी हमें भेजें। और अगर आपको हमारी ये बातचीत जानकारी भरी और दिलचस्प लगी तो पॉडिस्तान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जहां जानकारी और एक्टिविटीज सरहदों को इतनी आसानी से पार कर जाती हैं, क्या किसी चीज पर पूरा बैन लगाना वाकई समस्याओं का पक्का समाधान हो सकता है? सोचने वाली बात है। या फिर हमें इनोवेशन, व्यक्तिगत आजादी और समाज की भलाई, इन सब के बीच संतुलन बनाने वाले स्मार्ट, असरदार नियम कानूनों यानी रेगुलेशन की जरूरत है। समाज की भलाई और आर्थिक विकास के बीच ये सही बैलेंस आखिर कैसे पाया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।